भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में हम देखते हैं। जो हिंदी का भाषा, व्याकरण और लिपि है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो मानव जाति के विकास की अगर बात करें, मानव जाति का जो विकास है उसके इतिहास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो किस तरीके से हम किसी बात को कहते हैं वो ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण है। और वो जो माध्यम होता है जिसके द्वारा हम किसी बात को कहते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा भाषा कहलाता है, जिसके माध्यम से हम किसी बात को कहते हैं। तो मनुष्य है वो समाज की इकाई होता है और मनुष्य से ही समाज बनता है। और समाज की इकाई होने के कारण परस्पर हमारे जो विचार हैं, भावनाएं हैं, संदेश हैं, सूचनाएं हैं, इनकी अभिव्यक्ति करने के लिए मनुष्य जो है वो भाषा का प्रयोग करता है। और यह भाषा जो होती है वो संकेत भाषा हो सकती है, या व्यवस्थित ध्वनियों का माध्यम हो सकता है, या शब्दों या वाक्यों का कोई मानक भाषा हो सकती है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने जो भाव हैं, अपने जो विचार हैं वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, और दूसरे व्यक्तियों के जो भाव हैं और विचार हैं वो भी हम भाषा के माध्यम से ही जान पाते हैं। तो भाषा है जिससे हम अपना इतिहास, अपनी संस्कृति, अपना जो ज्ञान है, जो महान परंपरा है हमारी, उनको हम जान पाते हैं। तो संसार के अंदर बात करें, संसार में संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजरात, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाब, उड़िया, जर्मनी, फ्रेंच, इतावली, चीनी, इस तरीके की अनेक भाषाएं हैं। लेकिन भारत जो है वो अनेक भाषा भाषी वाला देश है, यानी बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। और अनेक भाषाओं के बोलने की वजह से भारत है अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है, और कई राज्यों का निर्माण है भारत के अंदर वो भाषाओं के आधार पर हुआ है, और भारत एक राष्ट्र बना हुआ है। संस्कृत जो है हमारी सभी भारतीय भाषाएं हैं उनकी सूत्र भाषा मानी जाती है, और वर्तमान में जो हिंदी भाषा है वो हमारी राजभाषा यानी राजकार्य भाषा के रूप में कार्यरत है। तो भाषा के अगर प्रकारों की अगर हम बात करें, भाषा है दो प्रकार की होती है। पहली होती है मौखिक, जैसे जो हम बोलते हैं वो होती है हमारी मौखिक भाषा। दूसरी होती है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा के लिए हमें व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लिखित भाषा के लिए हमें व्याकरण की जरूरत होती है। तो मौखिक भाषा है आपस में बातचीत के द्वारा, भाषणों या उद्बोधन के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। जबकि जो लिखित भाषा है यहाँ पर, वो लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिख करके प्रयोग में लाई जाती है। यद्यपि हम कह सकते हैं कि भाषा जो है भौतिक जीवन के पदार्थों और मनुष्यों के व्यवहार व चिंतन की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई है, जो हमेशा एक सी नहीं रहती है, अपितु इसमें दूसरी भाषाएं, बोलियां, संपर्क भाषाओं के शब्दों का आदान प्रदान भी यहाँ पर होता है। जीवन के प्रति रंगात्मक संबंध भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न होते हैं। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। हिंदी जो है, हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द भंडार का विकास है, जो दूसरी जनपदीय भाषा जैसे संस्कृत या अन्य जो समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भंडार के मिश्रण से खड़ी बोली है जो है हिंदी का, उसका निर्माण हुआ है। किंतु हिंदी के व्याकरण के विविध रूप हैं, अपना रहे हैं हम, और हिंदी में अरबी, फारसी मिला हुआ है, अंग्रेजी मिला हुआ है, विदेशी भाषाओं के शब्द भी उपयोग के आधार पर और व्यवहार के आधार पर हिंदी में समाहित हो गए हैं। तो भाषा है वो स्थायी नहीं होती है, इसमें दूसरे भाषा के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं, और भाषा में यह परिवर्तन है धीरे धीरे होता है, और इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं बनती हैं। और इसी कारण से संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा आदि के क्रम में आज की हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, ऐसी अनेक भाषाओं का विकास है वो हुआ है। तो हमें ये देखना है कि भाषा के भेद की अगर हम बात करें, भाषा के भेद कितने हैं। भाषा के भेद, तो जैसे कि हम ब्लैक में ले लेते हैं यहाँ पर, भाषा के भेद, कितने भाषा के भेद माने गए हैं। तो जब हम बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, तथा पत्र लिखते हैं, कोई पुस्तक लिखते हैं, कोई समाचार पत्र लिखते हैं तो हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। तो विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में करते हैं। तो भाषा के जो मुख्य भेद हैं वो ये दो ही मुख्य भेद वहां पर माने गए हैं। एक तो मौखिक, जो हम बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मौखिक भाषा हो गया, और एक होता है लिखित भाषा, जो हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मूलतः हम बात करते हैं कि सामान्य जनजीवन के बीच बातचीत में मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, और इसी प्रयत्न के पहले सीखने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। जो मौखिक भाषा है उसको हम अलग से सीखते नहीं है, अपने आप सीख जाते हैं।
जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार या समाज के संपर्क में या फिर परस्पर जब वो बातचीत करता है या व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से ही वो मौखिक भाषा सीख जाता है। जबकि लिखित भाषा में वर्तनी की जरूरत होती है और उसी के अनुरूप जो वर्तनी हमने लिखी है उसी के अनुरूप हमें उच्चारण भी करना होता है, यानी उच्चारण का प्रयत्न पूर्वक हमें सीखना होता है लिखित भाषा के लिए। तो मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए हमें स्वतंत्र लिपि चिन्हों को भाषा में प्रयोग करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि भाषा और बोली में अंतर क्या होता है। एक तरफ है हमारी भाषा और एक तरफ है हमारी बोली। तो भाषा और बोली क्या चीज है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाला भाषा जो है, कोई भी एक सीमित क्षेत्र है, जैसे कि ये क्षेत्र है, ये कोई गांव है, जैसे कि हम कह सकते हैं ये गांव है पगलापुर, पगलापुर गांव है। तो पगलापुर गांव के अंदर बोले जाने वाली जो भाषा है स्थानीय रूप में वो बोली हो जाएगी, ये पगलापुर की बोली है। तो ऐसे हम उपभाषा भी कह सकते हैं, बोली जो है उसे हम उपभाषा भी कह सकते हैं। और कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले और 5 कोस पर बानी, यानी एक कोस में पानी बदल जाता है और 5 कोस में भाषा बदल जाती है। तो हम अगर 5 साल मील पर हम देखते हैं कि बोली में बदलाव आ जाता है, जो बोलने का तरीका है उसमें बदलाव आ जाता है। तो भाषा का सीमित, अविकसित और आम बोलचाल वाला रूप है वो बोली कहलाता है, यानी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। और इसमें बोली के अंदर हम साहित्य की रचना नहीं कर सकते, यही अंतर है। ये बोली जो होती है इसमें हम अपना जो साहित्य है उसकी रचना हम नहीं कर सकते हैं, और इसका व्याकरण भी बोली का नहीं होता है, शब्दकोश भी इसका नहीं होता है। जबकि भाषा जो है वो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और इसका व्याकरण होता है, इसका शब्दकोश होता है और उसमें साहित्य भी लिखा जा सकता है। तो किसी बोली का संरक्षण या फिर अन्य कारणों से यदि किसी क्षेत्र जो है वो बढ़ता जाता है किसी बोली का, तो उसी साहित्य लिखा जाने लगता है, तो वह भाषा बनने लगती है और उसका व्याकरण है वो निश्चित होने लगता है। तो हिंदी की अगर बोलियां हम देखें, कौन कौन सी हिंदी की बोलियां हैं, तो हिंदी जो है, अगर हम बात करें हिंदी की बोलियों की, कौन कौन सी हिंदी की बोलियां हैं। हिंदी की बोलियां, तो हिंदी की बोलियों में आ जाता है, पहले आता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी हिंदी शामिल है, अगर हम बात करें पूर्वी हिंदी की, जो पूर्वी हिंदी से पहले हम बात करते हैं कि हिंदी जो है केवल खड़ी बोली का ही विकसित रूप नहीं है, इसमें अन्य बोलियां भी समाहित हैं। कौन कौन सी अन्य बोलियां समाहित है, जैसे पूर्वी हिंदी है। अब पूर्वी हिंदी हम पूर्वी क्या है, इंडिया में चले जाते हैं। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सा आ जाता है, पूर्वी हिंदी में आ जाएगा अवध, अवधी भाषा जो बोली जाती है अवध। बघेली भाषा आ जाएगी पूर्वी हिंदी में। बघेली के बाद में छत्तीसगढ़ी भी यहाँ पर शामिल हो जाएगी, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी भाषा है। दूसरी जो भाषा होती है वो होती है पश्चिमी हिंदी भाषा, पश्चिमी हिंदी भाषा। तो पश्चिमी हिंदी भाषा है, उसके अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी, खड़ी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी भाषा के अंदर आती है। ब्रज भाषा है वह पश्चिमी हिंदी भाषा के अंदर आती है। वागरू जो है, वांगरू, ये भी पश्चिमी हिंदी भाषा के अंदर आती है। वांगरू को ही हम हरियाणवी बोलते हैं। बुंदेली है, कन्नौजी है, बुंदेली और कन्नौजी, कन्नौजी, ये क्या है, पश्चिमी हिंदी भाषा के अंदर आती है। पूर्वी हो गई, पश्चिमी हो गया। अब एक आती है बिहारी हिंदी भाषा। तो बिहार की जो प्रमुख बोलियां हैं वो हमारी बिहारी भाषाओं के अंदर आ जाएंगी, जैसे कि मगही है, मगही, ये बिहारी भाषा के अंदर आ जाएगी। मैथिली है, भोजपुरी है, मैथिली और भोजपुरी, भोजपुरी, ये इसके अंदर आ जाएगी। अब राजस्थानी है, राजस्थान के अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी, राजस्थानी भाषा के अंदर आ जाती है, जैसे कि मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी भाषा हो गया, मेवाती भाषा हो गया, मेवाती, हाड़ौती, ये राजस्थानी भाषा के अंदर आ जाती हैं। कुछ विद्वान हैं वो मालवी, ढूंढानी, बागड़ी को भी राजस्थान की अलग भाषाएं मानते हैं। और कुछ भाषा है हमारी हिंदी में पहाड़ी भाषा। पहाड़ी भाषाओं के अंदर जैसे आ जाती है गढ़वाली, कुमाऊनी, गढ़वाली भाषा है, कुमाऊनी, कुमाऊनी भाषा है, ये भी यहाँ पर पहाड़ी भाषा के अंदर आ जाएगी। मंडियाली बोलियां हैं,
मंडियाली, मंडिया। तो मंडियाली बोलियां हैं, ये भी पहाड़ी भाषा के अंदर आती हैं। तो इन मेल जो बोलियां हैं, इनके मेल से जो बनी है हिंदी, उसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। और राजभाषा के रूप में हिंदी को कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। और विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी की क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता आती है। अब हिंदी भाषा में व्याकरण का किस तरीके से इस्तेमाल होता है? हिंदी भाषा के अंदर व्याकरण हम देखते हैं। व्याकरण, तो व्याकरण में हम बात करें, हिंदी व्याकरण है हिंदी भाषा का शुद्ध रूप में लिखने और बोलने के संबंधी जो नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र माना जाता है, या फिर हम कह सकते हैं शास्त्र माना जाता है। ऐसा शास्त्र जो हमें हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने से संबंधी नियमों की जानकारी देता है, वो हमारा क्या कहलाएगा? हिंदी का व्याकरण कहलाएगा। तो उस शास्त्र को हम कहेंगे हिंदी का व्याकरण, जो हमें हिंदी को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देता है। तो किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को जानना बहुत ही जरूरी होता है। और हिंदी के अंदर हम अलग अलग चीजें यूज करते हैं। जैसे कौन कौन सी चीज यूज करते हैं? हिंदी के अंदर हम ध्वनि यूज करते हैं, वर्ण यूज करते हैं, वर्ण के बाद में पाद्यांश यूज करते हैं, शब्द यूज करते हैं, और शब्दांश भी हम यूज करते हैं। हिंदी के अंदर शब्दांश हम यूज करते हैं, वाक्य हम यूज करते हैं हिंदी के अंदर, वाक्यांश भी हम हिंदी के अंदर यूज करते हैं। और इनके जो घटक हैं, उनके प्रकारों का वर्णन भी हिंदी व्याकरण में दिया गया है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं जिसमें हम हिंदी को बांट सकते हैं? तो यहां पर हम देखें हिंदी को 3 भागों में कौन कौन से भाग हैं 3 जिसमें बांट सकते हैं हिंदी को। पहला है वर्ण विचार, ये हिंदी का एक भाग है। दूसरा भाग है हिंदी का शब्द विचार, शब्द विचार। और तीसरा हिंदी का भाग है वो है वाक्य विचार। इन 3 भागों में हिंदी को बांटा गया है। अब नागरी लिपि जो है, नागरी लिपि का परिचय हम देखें और उसका अगर हम वर्तनी के बारे में बात करें, नागरी लिपि के बारे में, तो उसमें क्या बताया गया है? नागरी लिपि में, नागरी लिपि तो भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे हम कहते हैं लिपि। जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है कोई भाषा को, वो लेखन चिन्ह ही यहाँ पर लिपि कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि जो है वो देवनागरी है। तो देवनागरी का एग्जाम्पल कौन सा आता है? जैसे पूछ लिया जाए कि कोई भी भाषा दे दी जाए कि देवनागरी लिपि है क्या नहीं है इस भाषा के अंदर, तो संस्कृत है, उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी है, उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। मराठी है, उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। और कोंकणी है, कोंकणी भाषा की लिपि भी देवनागरी है जो गोवा के अंदर बोली जाती है। नेपाली है, नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी है। इसी प्रकार अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन है। अगर हम बात करें अंग्रेजी की, पूछा जाए अंग्रेजी की लिपि क्या है, तो रोमन अंग्रेजी की लिपि है। और पंजाबी की अगर लिपि पूछी जाए कि पंजाबी जो भाषा लिखी जाती है उसकी लिपि क्या है, तो वो गुरुमुखी लिपि है पंजाबी की, गुरुमुखी। और उर्दू की अगर लिपि पूछी जाए उर्दू, तो उर्दू की लिपि जो है वो है फारसी, फारसी। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर इनमें से उदाहरण दे देगा कि देवनागरी लिपि कौन सी में है, तो संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी और नेपाली। और अंग्रेजी है रोमन लिपि आ जाएगी, पंजाबी में गुरुमुखी, और उर्दू के अंदर फारसी लिपि आ जाएगी। तो भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थानों और विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार किया है जो सभी प्रयोक्ताओं के लिए समान रूप से मान्य होता है। अब देवनागरी लिपि में होता क्या क्या है? जो देवनागरी लिपि है हमारा हिंदी का, उसमें होता क्या है? तो देवनागरी लिपि के अंदर बताया गया है जो स्वर बताए गए हैं वो कौन कौन से बताए गए हैं? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई।
छोटा ऊ और बड़ा ऊ, फिर ए, आई, ओ एक मात्रा, औ दो मात्रा। अब मात्राओं में एक के जो है वो कोई मात्रा नहीं है। फिर मात्राओं में आ की मात्रा आ गई, यहाँ पर क्या है, आ की मात्रा है। यहाँ पे क्या है, ई की मात्रा, जो छोटी ई की मात्रा है वो इस तरीके से छोटी ई की मात्रा। यहाँ पर क्या है, बड़ी ई की मात्रा। यहाँ पे ऊ की मात्रा, यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा। यहाँ पे ए की मात्रा जो इस तरीके से आती है, ए की मात्रा इस तरीके से। फिर ए, ऊ में हम ये दोनों मात्रा यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। फिर ए में हम एक मात्रा इस तरीके से यूज करेंगे। आई में हम दो मात्रा यूज करेंगे, इसके अंदर एक मात्रा, इसके अंदर दो मात्रा हम यूज करेंगे। ओ में हम एक ही मात्रा यूज करते हैं और औ में हम दो मात्रा यूज करते हैं। अब ये तो होगी हमारी मात्राएं। अब अनुस्वर की बात करें, अनुस्वर कैसे लगाते हैं। अनुस्वर या अनुस्वर होता क्या है, किस तरीके से उसकी पहचान की जाती है। अनुस्वर जैसे ए है हमारा, ए के ऊपर जो बिंदी लगाते हैं वो होता है अनुस्वर। तो इसको हम ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं, ये अनुस्वर है। जैसे अगर एग्जाम्पल हम देखें, अनुस्वर का एग्जाम्पल क्या होगा, अंश। अंश में ए के ऊपर लगा हुआ है। अंदेशा, ए के ऊपर अनुस्वर है। हंस, ए के ऊपर अनुस्वर है। संपदा, ये इन सभी में क्या है, अनुस्वर है ए के ऊपर। अब हम देखें कि ये तो हो गया हमारा अनुस्वर वाला बात। अब आती है अनुनासिक। अनुनासिक वाला पॉइंट कैसे देखते हैं, अनुनासिक क्या होता है, या चंद्र बिंदु का जिसमें इस्तेमाल किया जाता है। अनुनासिक, अनुनासिक में हम इस तरीके से चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु बोलते हैं इसको। जैसे इसके एग्जाम्पल हम देखें, हंसना, तो हंसना में इस तरीके से लिखा जाएगा, हंसना चंद्र बिंदु पर आ जाएगा। धुआं, तो धुआं में आ के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा, धुआं नाक से बोला जा रहा है। चांद, चा के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा, चांद, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब जैसे विसर्ग है, विसर्ग को कैसे लिख सकते हैं। विसर्ग देखिए, ए का विसर्ग लगाना है, दो बिंदी आगे लगा देंगे, विसर्ग हो गया, ये विसर्ग का पहचान है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें इसके विसर्ग के, अधगति, तो ये आ जाएगा अध गति, एक एग्जाम्पल हो गया। जैसे दुख, तो दुख, इस तरीके से शुद्ध रहेगा ये। मन स्थिति, तो मन के लगा देंगे विसर्ग और स्थिति, मन स्थिति, ये हो जाएगा। अब आते हैं, ये तो हो गए हमारे स्वर, स्वर से रिलेटेड जो चीजें हैं, यानी कौन कौन सी मात्राएं स्वर के अंदर आती हैं, ये हमारे सारे स्वर हैं। स्वर में हमने ये देख ली मात्रा कौन कौन सी है, अनुस्वर क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, चंद्रबिंदु, विसर्ग क्या होता है। अब आप देखते हैं, हम व्यंजन के बारे में बात करते हैं। व्यंजन, तो व्यंजन में क्या बताया गया है, जैसे कि टोटल जो हमारे व्यंजन हैं वो टोटल 26 हो जाएंगे। जैसे कैसे स्टार्ट कर देते हैं, कै, ख, ग, घ, अण, अण कैसे आएगा, इस तरीके से आता है अण। फिर च, छ, ज, झ, अण कैसे आता है, इस तरीके से आएगा च का अण। फिर ट, ठ, ड, फिर ड के बाद में ढ, ट, ठ, ड, और ढ के लिए नीचे बिंदी आ जाएगी और रण, इस तरीके से आ जाएगा। फिर त, थ, द, ध, न, फिर प, फ, ब, भ, म, फिर य, र, ल, व, फिर स षटकोण, स स्लैट, स शंख, स षटकोण और स स्लैट, स है। इस तरीके से टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। और स्वर कितने होते हैं, स्वर हमने देखा यहाँ पर 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पर स्वर है।
और एक री भी आ जाता है, उ के बाद में यहाँ पर एक ऋषि भी ऋषि भी आता है। तो टोटल 11 स्वर होते हैं। तो स्वर की बात करें तो कितने होते हैं? 11। व्यंजन की बात करते हैं तो कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं हिंदी के अंदर, 26 अंग्रेजी के अंदर होते हैं। अब इसी में अगर हम बात करें व्यंजन में संयुक्त व्यंजन पूछा जाए कि भाई संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन का एग्जाम्पल क्या है? तो संयुक्त व्यंजन होते हैं जैसे कि 6, ये संयुक्त व्यंजन है। त्रय, ये संयुक्त व्यंजन है। ज्ञ, ज्ञानी, ये संयुक्त व्यंजन है। और ये श्रय इस तरीके से लिखा जाता है, ये भी संयुक्त व्यंजन है। हल चिन्ह की बात करें, हल चिन्ह किस तरीके से लगाया जाएगा? हल चिन्ह इस तरीके से हलंत के रूप में लगाया जाता है, इस तरीके से हल चिन्ह है। जैसे कि अगर हमें लिखना हो उदाहरण के लिए प्रहलाद, तो दे के ऊपर हलंत लगा दिया। पट्टा, तो पट्टा में टा के ऊपर हलंत लगा दिया। ट के ऊपर पट्टा, ट के ऊपर हलंत लगा दिया। ऐसे अपराहन लिखना है, आप राहन, तो अपराहन में है के ऊपर है के नीचे हलंत लगा दिया, अपराहन। अब होता है स्वर, जैसे एक होता है ग्रहित स्वर। ग्रहित स्वर क्या होता है? ग्रहित स्वर, तो ग्रहित जो स्वर है उसमें आ को इस तरीके से लिखा जाता है, ऊपर की साइड। तो अंग्रेजी भाषा में अगर हम बात करें, आ को इस तरीके से लिखेंगे, कोई भी वर्ड रहेगा उसमें, जैसे कि डॉक्टर, तो डॉक्टर हम इस तरीके से लिखते हैं, आ को ऊपर पहुंचा देंगे। इसलिए लिखना कॉलेज, तो इस तरीके से आ को ऊपर पहुंचा देंगे, बिंदी नहीं रहेगी यहाँ पर, कॉलेज। इस तरीके से कॉटेज लिखना है, कॉटेज, ये लगा देंगे ऊपर, कॉटेज। अब फारसी से ग्रहित ध्वनियां कौन कौन सी हैं, यानी फारसी से जो ली गई ध्वनियां हैं वो हम देखते हैं। फारसी से ली गई ध्वनियां, फारसी से, तो फारसी से कौन कौन सी ध्वनियां ली गई हैं? जैसे कि गरीब है, गजल है, फन है, कौम है, ये फारसी वाले हैं जो फारसी से ली गई है। जैसे बिंदी जहां पर लगाते गरीब, तो गै के नीचे बिंदी लगा दी, गरीब, ये फारसी वाला वर्ड रहेगा। जैसे गजल, फारसी वाला वर्ड रहेगा, नीचे लगा हुआ है। फन, ये फारसी वर्ड रहेगा। कौम, ये भी यहाँ पर बिंदी लगाती है तो फारसी वर्ड रहेगा। तो हमें अपनी बात है एक दूसरे को भाषा के माध्यम से हम कह सकते हैं, और भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। और मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं, और भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय जो रूप है उसको बोली कहते हैं, उपभाषा कह सकते हैं। और हिंदी को 18 से 22 बोली 5 भागों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। तो इन 5 भागों में विभाजित किया गया है। जो हिंदी की 18 से 22 बोलियां हैं उनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। और भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने संबंधी जो जानकारी देने वाला जो शास्त्र है वो हमारा व्याकरण कहलाता है। और हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी कहलाती है। अब जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान की बोली कौन सी नहीं है, राजस्थान की बोली, या फिर हम कह सकते हैं राजस्थानी बोली कौन सी नहीं है, तो राजस्थानी जो बोली है हमारी वो अवधी है, वो राजस्थान की बोली में नहीं आएगी। दूसरा, अगर हम सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है उसको स्थानीय रूप में क्या कहते हैं? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है उसको स्थानीय रूप में हम कहेंगे उपभाषा। जो भी सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसको बोली भी कह सकते हैं हम। और देवनागरी की बात करें कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लो देवनागरी लिपि किसकी नहीं है, तो पंजाबी है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी होती है, देवनागरी लिपि नहीं होती है। और खड़ी बोली हिंदी के किस रूप से निकलती है? अगर हम वो बात करें, खड़ी जो बोली है वो हिंदी के पश्चिमी भाग से निकलती है, यानी पश्चिमी जो रूप है हिंदी का उससे निकलेगी खड़ी बोली, क्योंकि राजस्थान की साइड की खड़ी बोली ज्यादा बोली जाती है और राजस्थान पश्चिम में है इंडिया के, तो पश्चिमी जो हिंदी है वहां से खड़ी बोली निकली हुई है। तो यहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बाकी हम हिंदी का पूरा ग्रामर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जो भी ग्रामर के अंदर दिया हुआ है वो सारी हम ग्रामर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं।